नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट फिक्स में, जहां पर आपको मिलती है नीट से रिलेटेड सारी वीडियोस। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे पुली ब्लॉक अरेंजमेंट के साथ। पुली ब्लॉक अरेंजमेंट नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉज ऑफ मोशन के 90% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं पुली को जानने से। पुली एक इक्विपमेंट होता है जिसमें एक व्हील होता है और व्हील के ऊपर से एक रोप जारी होती है। पुली का काम होता है, पुली हैवी ऑब्जेक्ट्स को टॉलर हाइट्स पर लेके जाता है। टॉलर हाइट्स पे पुल करने का काम आता है पुली का। ऑलराइट, पुली की डिस्कवरी हुई आज से लगभग 3 से 3,500 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में। इतना जान लिया है हम लोगों ने पुली के बारे में। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो अजम्पशंस और जो कंडीशंस हमें जाननी है ताकि हम पुली ब्लॉक अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सके लॉज ऑफ मोशन में। ऑलराइट, पहला अजम्पशन ये है कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो मासलेस होगी और वो इनएक्सटेंसिबल होगी। मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा पुली होगा वो भी मासलेस होगा और वो फ्रिक्शनलेस होगा, उस पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारा पुली है वो रोटेट नहीं करेगा और जो हमारी स्ट्रिंग है वो उसके ऊपर स्लिप नहीं होगी। मतलब ये कि पुली और स्ट्रिंग का कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पुली और स्ट्रिंग कभी कांटेक्ट लूज करेंगे। ऑलराइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सिस्टम पे ध्यान दें तो M1 के ऊपर की तरफ लग रहा होगा एक टेंशन फोर्स, सेम टेंशन फोर्स क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। M2 के ऊपर भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ। ऑलराइट, अगर हम M1 पे देखें तो M1 पे नीचे की तरफ और क्या फोर्स लगा रही होगी M1G। ऑलराइट, सिमिलरली M2 पे नीचे की तरफ और फोर्स लगा रही होगी M2G। ऑलराइट, अब अगर हमें गिवन है कि M1 की वैल्यू ज्यादा है M2 से, M1 एक भारी ब्लॉक है M2 से, तो इसका जो मोशन होगा वो M1 नीचे की तरफ जाएगा और M2 ऊपर की तरफ जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से इसका एक्सेलरेशन काम चलेगा। ठीक है, अगर हम M1 पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर M1 पे देखें तो नेट फोर्स किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? नेट फोर्स लिख सकते हैं हम लोग M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। राइट, अगर हम M2 पे देखें तो M2 पे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं, T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। अगर आप लोगों को इस चीज में किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोगों ने M1G पहली इक्वेशन में पहले क्यों लिखा और दूसरी इक्वेशन में हम लोगों ने M2G बाद में क्यों लिखा, तो ये इसलिए लिखा क्योंकि M1G नीचे की तरफ लग रहा है और जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ है, इसलिए हम लोगों ने M1G पहले लिखा। दूसरी कंडीशन में टेंशन ऊपर की तरफ है और जो M2 का एक्सेलरेशन है वो भी ऊपर की तरफ है। राइट, तो इसीलिए हमने टेंशन पहले लिखा। ऑलराइट, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस करेंगे तो जो टेंशन है वो कैंसिल हो जाएगा और हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं M1G माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम्स एक्सेलरेशन। हम लोग सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो टेंशन है उसे हम इंटरनल कंसिडर कर सकते हैं। टेंशन यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स है। ऑलराइट, हम लिख सकते हैं टेंशन मे बी कंसिडर्ड इंटरनल। ठीक है, हमने देखा 2 ब्लॉक सिस्टम पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 ब्लॉक सिस्टम पे। अच्छा, आप लोग ये देखिए, अगर यहाँ स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम लगेगा। यहाँ स्ट्रिंग सेम थी तो टेंशन भी सेम लगा था।
जितना टेंशन M1 के ऊपर की तरफ लगा था उतना ही टेंशन M2 के पे भी ऊपर की तरफ लगा था। तो इसीलिए यहाँ पर भी M2 के ऊपर जितना टेंशन लगेगा M3 के ऊपर भी उतना ही टेंशन लगेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग्स के बीच में एक ब्लॉक आ गया है, इसलिए यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगी। जो टेंशन M1 और M2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी वो टेंशन M2 और M3 के बीच में एग्जिस्ट करने वाली टेंशन से डिफरेंट होगी। तो हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं कि M1 के ऊपर लेट्स से ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T1 और यही सेम टेंशन M2 के ऊपर नीचे की तरफ लग रही है। ऑलराइट, सिमिलरली M2 के ऊपर हम लिख सकते हैं ऊपर की तरफ लग रही है M2। FBD हम इसी में बना रहे हैं, अब चाहे तो अलग से ही बना सकते हैं। M3 के ऊपर भी लग रही है T2। ऑलराइट, M1 के ऊपर हमें पता है नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, अर्थ इसको किस फोर्स से नीचे की तरफ पुल कर रही है, M1G। सिमिलरली M2 के ऊपर M2G, M3 के ऊपर नीचे की तरफ M3G। ऑलराइट, हम लोग लिख सकते हैं अगर M1 के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने यहाँ किया हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। M1 के ऊपर अगर लगाना चाहें हम लोग तो हम लोग लिखेंगे M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। अगर M2 के ऊपर लगाना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं T1, नीचे की तरफ T1 भी लग रहा है M2 के, प्लस M2G। M2G भी नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है T2। और हम लोग लिख सकते हैं M2 के लिए M2A। M3 के लिए अगर इक्वेशन लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं M3G T2 माइनस M3G इज इक्वल्स टू M3A। ऑलराइट, अब अगर इन तीनों इक्वेशन को हम लोग प्लस करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर भी टेंशन एक इंटरनल फोर्स प्रूव हो जाएगा। T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी जैसे हमें पहले देखने को मिले थे रिजल्ट्स, कुछ फेमिलियर रिजल्ट्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। हमें देखने को मिलेगा M1G प्लस M2G माइनस M3G is equals to M1 plus M2 plus M3 times acceleration। तो यहां पर भी टेंशन एक इंटरनल फोर्स प्रूव हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं टेंशन अगेन is internal। टेंशन फिर से एक इंटरनल फोर्स प्रूव हो चुका है। ऑलराइट, तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि हम लोग एक डायरेक्ट एक जनरल इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो जनरल इक्वेशन क्या है, हम लिख सकते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस नेट ऑपोजिंग फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दोनों जो हमने सॉल्व किए 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम, दोनों में सिमिलर रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स प्रूव हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, वो फोर्स जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा होगा और नेट ऑपोजिट फोर्स जो नेट एक्सेलरेशन को ऑपोज कर रहा होगा उसके ऑपोजिट जा रहा होगा। इस केस में नेट ऑपोजिट फोर्स है M3G, क्योंकि M3G नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कहां पे हो रही है, ऊपर की तरफ। अगर M3 की बात करें तो एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है, और अगर M1 और M2 की बात करें तो इन दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ इन दोनों पे इंडिविजुअली क्या लग रहा है, M1 पे लग रहा है M1G और M2 पे लग रहा है M2G। तो ये ड्राइविंग फोर्स होंगे इस सिस्टम के लिए। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं M1G प्लस M2G, ये क्या हो गया, ये दोनों ड्राइविंग फोर्स हो गए माइनस नेट ऑपोजिंग फोर्स, ये ऑपोजिंग फोर्स है, और इनटू इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसी प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल हमारे पास ये है,
ये पुली है और ये इसकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, और पुली भी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, जैसे कि हमने अजम्पशन में माना। यहां पर है मास लेट्स से m1 और यहां पर है मास लेट्स से m2। m2 कॉन्टैक्ट में, इसका जो नीचे का, तो m2 इसके साथ कॉन्टैक्ट में नीचे वाले फ्लोर के साथ। तो इस पे अगर हम डायरेक्टली इक्वेशन लगाना चाहें तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? इसका ड्राइविंग फोर्स होगा m1g, m2g नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था आपको, नेट ड्राइविंग फोर्स वो होता है जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा होता है। नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे? नीचे की तरफ है, और जो m2 है वो सामने की तरफ जा रहा है। तो वो ना तो नेट जो मोशन है उसको अपोज कर रहा है, ना उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए हम उसे किसी में भी नहीं रखेंगे। यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा m1g। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं, m1g माइनस में कुछ नहीं आएगा ना, कोई ऑपोजिंग फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सरफेस है हमारा वो फ्रिक्शनलेस है। ऑलराइट, लॉज ऑफ मोशन में जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर लिखा हुआ नहीं है, अगर मेंशन नहीं है, तो सरफेस को फ्रिक्शनलेस मानना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब टोटल मास में तो m2 का जिक्र होगा ही, एंड m2 को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जब हम टोटल मास की बात करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं m1 प्लस m2 टाइम्स एक्सेलरेशन। ये बहुत आसानी से हम लोगों ने बिना टेंशन की फिक्र किए, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो बिना उसकी फिक्र की हम लोगों ने डायरेक्टली एक इक्वेशन लगा दी है। ठीक है, अगला इससे सिमिलर एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये टेबल है, और इसके जो कोने हैं यहां पर दो पुली अटैच है। बीच में हमारा मास m2, यहां पर है लेट्स से m1, और इधर है m3। और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। यहां पर हम लोग इक्वेशन अगर लगाना चाहें तो हम लोग लगाएंगे। अच्छा, पहले हमें गिवन है कि जो m1 है उसकी वैल्यू कम है m3 से। अगर m1 की वैल्यू कम है, m3 बड़ा है m1 से, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कहां की तरफ आएगा? m3 नीचे जाएगा, है ना। m3 क्योंकि ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू m1, तो m3 नीचे जाएगा, m1 ऊपर जाएगा। m2 का ड्राइविंग और ऑपोजिंग में कोई रोल नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, नेट ड्राइविंग फोर्स। इसके लिए नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा? इसके लिए नेट ड्राइविंग फोर्स होगा m3g। ऑलराइट, m3g माइनस m1g इज इक्वल्स टू टोटल मास। टोटल मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक और अच्छा एग्जांपल करते हैं हम लोग। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें दो इंक्लाइन प्लेन है।
और ये हमको अल्फा एंगल गिवन है और यहाँ पर बीटा है। ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल है अल्फा, दूसरे का है बीटा, और यहाँ पर पुली अटैच है इस जगह पर, यहाँ पर पुली अटैच है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सीधी है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, और यहां पर हमें ब्लॉक्स अटैच करने हैं। लेट्स से M1 और इधर है M2। ये जो ब्लॉक्स हैं वो भी इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट में है। हमें गिवन है कि इसका जो मोशन हो रहा है वो यहां पर हो रहा है, हमें ये गिवन है। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली इक्वेशन लगानी है। क्या लगाएंगे हम लोग? M1 पे नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइन किस फोर्स से क्या फोर्स लग रहा होगा? हमने पहले पढ़ा था इंक्लाइन प्लेन पे बॉक्स के ऊपर एक ब्लॉक है, उसके ऊपर नीचे की तरफ अगर एंगल थीटा होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था नीचे की तरफ फोर्स लगता है M1G साइन थीटा। तो यहां पर क्या लगेगा? M1G साइन अल्फा, एंगल अल्फा है तो M1G साइन अल्फा। ये क्या हो जाएगा? ये ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और इस सिस्टम को ऑपोजिंग फोर्स हो जाएगा M2G साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद वही करेंगे जो हम लोग करते हैं, इक्वेट कर देंगे टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन के साथ, M1 प्लस M2 टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है इसमें दो पुली लगी हुई है, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, यहां पर है ब्लॉक 1, यहां पर है M2, और यहां पर नीचे लटक रहा है M3, और ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये सिस्टम है। हमें इस पे हमारी जो जनरल इक्वेशन थी उसे लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन से होंगे? ड्राइविंग फोर्स एक तो हमें गिवन है कि जो लेट से जो मोशन हो रहा है वो यहां पर हो रहा है ऐसे, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो हो जाएगा एक तो M3G। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन, तो M3G हो जाएगा। और जो M1 है M1G वो क्या होगा? वो हमारा होगा नेट ऑपोजिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि धरती क्या चाहेगी? M1 को नीचे खींचना, लेकिन नेट एक्सेलरेशन की वजह से, इन दोनों की वजह से जो इन दोनों का फोर्स है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा M1G के ऊपर। तो M1G का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा? जितना इन दोनों का नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, एक और हमारा ड्राइविंग फोर्स आएगा यहाँ पे M2G साइन, अगर ये एंगल थीटा हो तो इसकी तरफ डाउन द इंक्लाइन क्या फोर्स लगेगा? M2G साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए M3G प्लस M2G साइन थीटा माइनस M1G इज इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। टोटल मास हो गया हमारा M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स एक्सेलरेशन।
ठीक है, ये हो गया। अब ये तो कुछ हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल्स किए हैं। ऑलराइट, अब कुछ अलग प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग मूव करते हैं। ये हमारे पास सीलिंग है और ये पुली है, स्ट्रिंग जा रही है यहां से इसके ऊपर से, और दो वेट्स कनेक्टेड हैं। लेट्स से एक है 2 kg और एक है लेट्स से 3 kg। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द पुली विद द सीलिंग। हमें टेंशन उसमें नहीं पूछ रहे, ये जो ब्लॉक्स को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है उस स्ट्रिंग में कनेक्ट टेंशन नहीं पूछ रहे, हमें टेंशन पूछ रहे हैं वो स्ट्रिंग में जो पुली को सीलिंग से कनेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग pulley with the ceiling ये निकालना है हमें। सबसे पहले तो जो हमें आता है, क्या आता है हमें, डायरेक्टली यहां पर इक्वेशन लगाना। हमारे तरीके से लगाएंगे नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन यहाँ पर जो मोशन है वो कौन से डायरेक्शन में होगा। मोशन कहां पे होगा, जहां पर हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा और जो 2 kg ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं हमारी, हम लोग लिख सकते हैं दैट नेट ड्राइविंग फोर्स जो हो जाएगा 30 न्यूटन्स, लिख सकते हैं डायरेक्टली 30 न्यूटन्स माइनस नेट ऑपोजिट फोर्स जो हो जाएगा 20 न्यूटन्स, 2g इज इक्वल टू टोटल मास जो हो जाएगा 5 टाइम्स एक्सेलरेशन। यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/5 जो हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास सिस्टम का। यहां से हम टेंशन निकाल सकते हैं इस स्ट्रिंग में, ठीक है। टेंशन आ गई हमारे पास स्ट्रिंग में कितनी। अच्छा, टेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली किसी पे भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा जो कहता है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर 3 kg मास के ऊपर देखें तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा होगा 30 न्यूटन फोर्स, और जहां कहां पर है नीचे की तरफ, तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां से टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं 30 माइनस 3 इंटू एक्सेलरेशन जो कि आ गया हमारे पास 2, तो 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो टेंशन हमारे पास आ गया 24 न्यूटन्स। इस स्ट्रिंग में हमें टेंशन पता चल गया है कितना है, 24 न्यूटन्स। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, लेट्स से जहां पर टेंशन है टी डैश, ठीक है। तो अगर हम ये जो पुली है अगर इसका एफवीडी बनाए, ठीक है, अगर सिर्फ इस पुली का एफवीडी बनाए तो इस पुली पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ टी डैश टेंशन इतना फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एक तरफ लग रहा है टी और दूसरी तरफ भी लग रहा है टी। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, क्या ये पुली एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, क्या ये पुली मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा। तो अगर नहीं मूव कर रहा उसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर वाले फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं नीचे वाले फोर्सेस के साथ। पुली एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ऊपर वाले फोर्सेस विल बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, सो टी डैश विल बी इक्वल टू 2t, ठीक है। अगर टी डैश इक्वल टू 2t है तो टी डैश ही वो टेंशन था
जो स्ट्रिंग हमारा जो पुली था उसको कनेक्ट कर रहा था ऊपर वाले सीलिंग के साथ। तो ठीक है, ये हमारा टेंशन यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, 2 × 24 न्यूटन्स, ये आ जाएगा 48 न्यूटन्स। ठीक है, हमें टी डैश की वैल्यू मिली है 48 न्यूटन्स। जब भी इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं 2t। क्यों लगा सकते हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ द मासेस होता है ये, मतलब मास में अगर डिफरेंस भी आए लेकिन अगर स्ट्रिंग सेम है तो डायरेक्टली आप 2t लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो हमें गिवन था कि जो हमने माना था, जो अजम्पशन था कि जो हमारा पुली था वो मासलेस था। अगर उसमें मास होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? सपोज कीजिए अगर इसमें मास होता, लेट्स से नीचे की तरफ इसमें mg लग जाता, और तो क्या हो जाता? m क्या हो जाता? पुली का मास हो जाता। तो नीचे की तरफ अर्थ इसको mg से खींचने की कोशिश करती, फोर्स लगाती, तो हम लोग कुछ नहीं करते, 2t में बस mg को जोड़ देते, तब भी ये पुली तो फिक्स था। ठीक है, तब भी ये पुली y डायरेक्शन में मूव तो करता नहीं, वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं होता, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2t + mg, तब ये हो जाता, कोई ज्यादा फर्क आता नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा पुली है, इसके ऊपर स्ट्रिंग निकल रही है इसके ऊपर, ठीक है, और नीचे की तरफ मास कनेक्टेड है ये वाले, और ये ग्राउंड है। दोनों अभी ग्राउंड से कनेक्टेड है, कॉन्टैक्ट बना रखा है इन लोगों ने ग्राउंड से। ऑलराइट, हमें पता है कि एक फोर्स है वो इस हमारे पुली के ऊपर की तरफ लग रहा है 10t। ठीक है, टाइम के फॉर्म में फोर्स दे रखा है, एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है जो 10t है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और लेट्स से ये वाला मास है 2 किलोग्राम और ये है 1 किलोग्राम। ऑलराइट, हमें पूछा है, वो टाइम पूछा है जब ये दोनों ब्लॉक है वो ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर देंगे। ठीक है, फाइंड टाइम आफ्टर विच blocks will lose contact with the ground। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर ऊपर की तरफ टी डैश लग रहा है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं नीचे की तरफ टी डैश का आधा लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ टी डैश 10t लग रहा है ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? यहाँ पर टेंशन कितना होगा? इनके ऊपर की तरफ टेंशन हम लोग लिख सकते हैं 5t, लिख सकते हैं डायरेक्टली आधा होगा 2t। जिस तरह हम लोगों ने पिछली बार 2t किया था उस तरह से हम लोग यहाँ पे 5t लिख सकते हैं डायरेक्टली, ऊपर की तरफ लग रहा है 5t। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप पुली को भूल जाओ। ठीक है, आप लोग देखिए कि ये 1 किलोग्राम नॉर्मल ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, आप लोग इसे कितना फोर्स देंगे, इसमें कितनी टेंशन पैदा करेंगे कि ये ग्राउंड से अपना कांटेक्ट लूज करे। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? 10 न्यूटन। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अर्थ इसको नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन। तो अगर उतना ही देंगे तो जस्ट जैसे ही वो सरपास होगा वो 10 न्यूटन से ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये ग्राउंड से अपना कांटेक्ट लूज कर देगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग इसमें डायरेक्टली लिख देंगे 5t = 10 न्यूटन। ठीक है, ये वो टाइम होगा जब
जो हमारा 1 kg ब्लॉक है वो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। ऑलराइट, अगर हम बात करें 2 kg ब्लॉक की, ठीक है, 2 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ और कितना फोर्स लगा रहा होगा, 20 न्यूटन्स। तो यहां पर भी सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 5t इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स और t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 2 सेकंड पे तो 1 kg ब्लॉक अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देगा ग्राउंड से, और 4 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक है वो कॉन्टैक्ट लूज कर देगा ग्राउंड से। ठीक है, समझ आई सबको ये बात? ऑलराइट गाइस, आज की क्लास में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम के कुछ और अच्छे एग्जांपल्स करेंगे और रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी शुरुआत कर देंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे और सूडो फोर्स की बात करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में, उससे अगले लेक्चर में हम लोग लॉस ऑफ मोशन को रैप अप कर देंगे। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।